हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 13 जनवरी 2021। इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स देख लेते हैं जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे आप देख पा रहे हो, एक तो वैक्सीन जो है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिए गए हैं और 16 तारीख से ये वैक्सीन का जो फर्स्ट ड्राइव है वो शुरू हो जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात अगर करें तो हम यहाँ पर एक तो ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म लॉज जो आए थे 3, उनको एक बार स्टे करके और एक पैनल, एक कमेटी स्टैब्लिश की थी और उस कमेटी में जो 4 मेंबर थे वो चारों के चारों में से ज़्यादातर ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि ये जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट किया हुआ है, कोई पीछे से कोई इनको एक तरीके से हवा दे रहा है, ये कहा। और साथ में ये कहा कि ये जो तीनों कानून हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनको कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर जो फार्मर यूनियन है या फिर आप देखोगे ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्ट कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 4 एक्सपर्ट यहाँ पे पिक किए हैं ना, ये चारों के चारों तो पहले से ही इन फार्म लॉज के लिए फेवर में बोल रहे हैं, तो इनको यहाँ पर आपने क्यों बिठाया इस कमेटी में रिकमेंडेशन देने के लिए। तो ये एक अपने आप में कंटेंशियस इशू भी बन रहा है और इस पर डिबेट भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इस मैटर को जब एडिटोरियल में आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रीज़न यहाँ पर क्या है, फैक्चुअल चीज़ें हैं और कमेटी ने क्या रिकमेंड किया क्या नहीं किया, उनका थोड़ा एनालिसिस हम देखें तो ऑलरेडी हमने फार्मर्स के बारे में तो इन प्रोटेस्ट को लेकर के, बिल्स को लेकर के बहुत डिटेल में बातचीत कर ली है, कानून को लेकर के। अब इनके व्यू पॉइंट क्या थे इसको लेकर के या फिर इस पैनल के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो भी व्यू पॉइंट आएंगे वो हम एडिटोरियल से पिक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फ्रंट पेज पे तो देखो वैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। चलते हैं तीसरे पेज पे। थर्ड पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, ट्रांसलोकेटेड टाइगर ड्रॉप्स रेडियो कॉलर। इसमें जो मेन बात है वो देखने वाली है। देखो, टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया गया जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व, दोनों की दोनों उत्तर प्रदेश में है। तो उनको रिलोकेट किया गया, तो उनके जो गले में जो रेडियो कॉलर था वो टूट के गिर गया, समथिंग लाइक दैट। ये कोई इंसिडेंट है तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इनके बारे में डिटेल में मैं आपको पूरा बताऊंगा, वो देखेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा इस पेज पर आप देखोगे, ये देखो नीचे ही नीचे टीआरपी सिस्टम को लेकर के आर्टिकल आया है। ठीक है, पैनल जो है वो टीआरपी सिस्टम में देख रहा है और रिपोर्ट जल्दी ही मिनिस्ट्री को सबमिट करा देगा। तो हम यहाँ पर बार्क और टीआरपी के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, उसकी डिटेल मैं आपको पीपीटी के थ्रू दूंगा। ठीक है, आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेलीविजन रेटिंग पॉइंट और ये बार्क जो है जिसको हम बोल रहे हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये क्या है इसके बारे में हम देखेंगे पूरी डिटेल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर बाकी बीच के पेजेस पे एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ना कि एक्सप्लेन पेज पे भी कोई काम की चीज़ नहीं है हमारे लिए। अब यहाँ पर वर्ल्ड पेज पे आप देख रहे हो, ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ईयू ने वार्न किया है ईरान को कि अगर आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम कंटिन्यू करते हो तो वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है यूएसए में, उनके साथ में आपकी जो रिलेशंस हैं वो सेटल डाउन होना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इवन जो P5+1 में से केवल यूएसए को छोड़ के बाकी तो कहीं ना कहीं कॉपरेट कर ही रहे थे ना ईरान को, तो वो भी कहीं ना कहीं विड्रॉ कर जाएंगे। ये आर्टिकल पूरा डिटेल में देखेंगे, यहीं पर अच्छी बातें बताई हुई है, काम की हैं। चलते हैं आगे। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे देखेंगे कि फैक्ट्री आउटपुट जो है वो श्रिंक कर रहा है नवंबर में 1.9% से, जबकि रिटेल इन्फ्लेशन जो कि बहुत ही चिंता का कारण बन रही थी, हमने कितनी बार देखा कि ग्रोथ तो चलो ठीक है, सिल्वर लाइन है, बट फूड इन्फ्लेशन या फिर रिटेल इन्फ्लेशन है वो डार्क क्लाउड है। तो उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स होते हुए देख रहे हैं 4.59, जो कि आप देख सकते हो टारगेट कितना दिया हुआ है हेडलाइन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, 4+-2% आरबीआई को, और उस रेंज में आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एक तो ये आर्टिकल में देखेंगे माइन्यूट सी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, और कुछ चीज़ें जो आपको मैं बताऊंगा वो आप गूगल करके देखने की कोशिश करना। ओके, फिर दूसरा ये आर्टिकल है जिसमें स्पेक्ट्रम अलोकेशन, 5G के स्पेक्ट्रम के अलोकेशन के लिए जो 3 मेन लीडिंग प्राइवेट सेक्टर हैं, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, तीनों डिमांड कर रहे हैं मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कि 10 साल, आने वाले 10 सालों के लिए क्लियर रोड मैप आप बता दो कि किस बेसिस पे आप रूल रेगुलेशन फिक्स करने वाले हो, जिससे कि हम हमारे इक्विपमेंट डिज़ाइन करें या फिर लॉन्ग टर्म में हम सोच करके आगे बढ़ें। तो इस आर्टिकल में देखो ज़्यादा कुछ तो इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर मेन चीज़ ये है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के पॉइंट की बात की जा रही है, बट एक बार इस पे हम रीडिंग जरूर मारेंगे।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नहीं मार पाऊँ इस पे रीडिंग तो आप जरूर देख लेना। दूसरा, अगर इसी पेज पे जो लेबर कोड के लिए बात आ रही है कि लेबर कोड रूल्स को फाइनलाइज करने की बात हो रही है इस महीने के एंड में, तो कौन से लेबर कोड है वो हम यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि लेबर बिल्स तो ऑलरेडी देखो कोडिफिकेशन करने की बात चल रही है। टोटल 44 लेबर लॉज थे, उनको कोडिफाई करके 4 कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, उन 4 कोड्स की अगर बात करें तो वो कोड कौन से हैं? इंडस्ट्रियल वेजेस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ओएसएच। ओएसएच का मतलब हो गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ये जो 4 कोड हैं इनकी कोडिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अभी रिसेंटली 4 कोड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कौन से फाइनलाइज किए हैं, ठीक है, लेबर के लिए, वो 4 नाम आपने देख लिए। एक चीज हमें यहां देखने को मिल रही है वो ये है कि लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। शेड्यूल 7 में जो लिस्ट 3rd है उसका पार्ट है ये, और उसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की है नहीं। हाँ, ये चीज़ भले ही बता दूं मैं आपको कि सबसे पहले वेज कोड जो था वो सबसे पहले पारित हुआ था, और 3 फिर इंडस्ट्रियल कोड जो हैं वो रिसेंटली पारित करवाए गए हैं। कब? ये मॉनसून सेशन जब आया था तब। ओके, तो इस तरीके से ये आर्टिकल में तो मोटी मोटी चीज़ हमने यही डिस्कस कर ली है। इसके अलावा आप देखोगे इकोनॉमी पेज पे और कुछ इंपॉर्टेंट इतना से ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब एक एक डिटेल में देखेंगे पूरे आर्टिकल्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नेशनल पार्क्स की बात आई है उनके बारे में। देखो, जिम कॉर्बेट के बारे में डिटेल देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये लार्जर पार्ट है किसका? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। ठीक है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है, और आप देखोगे रामगंगा रिवर जो है वो इस नेशनल पार्क से होती हुई गुजरती है। तो ये ध्यान आप जरूर रखना, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं स्टेटमेंट्स में से एक पूरा पैराग्राफ बना देगी और फिर पूछेगी कि भाई आप बताओ कौन से नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो वहाँ पर आप आराम से टिक कर पाओ। तो आप ये देखोगे रामगंगा रिवर जो है वो पतली दून करके वैली बनाती है, ठीक है, जो कि रामगंगा रिवर इसी के थ्रू होती है। तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, और ये नाम याद है जरूर रखना। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, किस नाम से? हीली नेशनल पार्क। ठीक है, और टारगेट क्या था उस टाइम पे? बंगाल टाइगर्स जो कि एंडेंजर्ड थे उनको प्रोटेक्ट करना। फिर बाद में आप देखोगे जिम कॉर्बेट जो कि जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस हीली नेशनल पार्क को स्टैब्लिश करने में, उन्हीं के नाम पे ट्रिब्यूट देने के लिए उन्हीं के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया। की फैक्ट्स की अगर बात करें, ये इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, और आप देखोगे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है जिसमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी वो 1973 से ही शुरू हो गया था। ठीक है, सबसे पहला एरिया था जहां पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव शुरू हुआ था 1973 में, वो यहीं से शुरू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा उत्तराखंड में दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज़ की अगर बात करें, एक तो आपने देखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों मिलकर के आप देखते हो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है, ये भी उत्तराखंड में ही है दोनों। इसके अलावा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और सेंचुरी, ये भी उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो ये नाम आप जरूर ध्यान रखना। अब एक और बच रहा है, उसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं, वो है राजाजी नेशनल पार्क। देखो, इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे हरिद्वार उत्तराखंड में है, और आप देखोगे शिवालिक रेंज जो है उसकी फुट हिल्स में ये लोकेटेड है, लगभग 820 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ वहीं उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है, और डेली की डेली मैं अपलोड कर देता हूँ, और इसके बाद इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो देखो ये 3 सेंचुरीज को मिलाकर के एक नेशनल पार्क बन रहा है, जिसमें एक तो राजाजी नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक मोतीचूर और एक चीला। ये नाम याद जरूर रखना भाई, ये छुपे हुए नाम ही पूछे जाते हैं, और इनको एमलगमेट कर दें तो राजाजी नेशनल पार्क बन जाता है, जिसको टैग दे दिया गया था 1983 में। और वो भी किनके पीछे? जो सी राजगोपालाचारी जी थे, फ्रीडम फाइटर, उनको राजाजी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये नेशनल पार्क स्टैब्लिश कर दिया गया था। फीचर्स की बात करें तो आप देखोगे इसकी नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट है ना इस नेशनल पार्क की, वो एशियन एलिफेंट्स हैं वहाँ पर बहुत सारे। इसके अलावा आप देखोगे फॉरेस्ट की अगर बात करें तो साल फॉरेस्ट है, रिवराइन जो नदी के आसपास के जो जंगल होते हैं वो है, ब्रॉड लीव मतलब चौड़े पत्तों के मिक्स्ड
फॉरेस्ट भी वहाँ पर है, स्क्रब लैंड भी है, तो ग्रासी लैंड भी वहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा 23 स्पीसीज मैमल की वहाँ पर है, 315 बर्ड की। ये इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं, बस ये देख लो मोटी मोटी मैमल्स भी है यहाँ पर, बर्ड्स भी हैं, एलिफेंट, टाइगर्स, लेपर्ड्स, डियर्स, गोरल्स, ये सारे हैं यहाँ पे। और टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था कब? 2015 में, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं जो कि सर्दियों के टाइम पे उतर के आ जाती है नीचे, उनका नाम है वन गुज्जर। तो इस तरीके से कोडिंग आप जरूर ध्यान रखना, ये कोड ही है एक तरीके से नीचे की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है बार्क एंड टीआरपी के बारे में, उसी पेज पे चल रहे हैं हम, इंडियन एक्सप्रेस के तीसरे पेज पे ही। देखो टीआरपी की अगर हम बात करें तो टीआरपी के बारे में आप समझ सकते हो कि जब एक ये कि मैट्रिक है जिसमें आप देख सकते हो जो मार्केटिंग करने वाली कंपनीज हैं, एडवर्टाइज देने वाली जो एजेंसीज, आप टीवी देखते हो ऐड आते हैं, तो वो ये देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि किस चैनल पर ज़्यादा व्यूवर्स आ रहे हैं, और जिस चैनल पर जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, उतने ही ज़्यादा उसकी टीआरपी बढ़ती चली जाती है। जैसे आप देखते हो ना कि टीआरपी इस चैनल की ज़्यादा है, इसकी कम है, तो व्यूवर किस हिसाब से होता है। देखो जब एक इंडिविजुअल किसी भी टीवी चैनल को 1 मिनट से ज़्यादा देख लेता है तो उसको व्यूअर कंसिडर कर लिया जाता है। मतलब टीवी को अगर 1 मिनट से ज़्यादा कोई भी देख रहा है ना, उसको व्यूअर कंसिडर कर लिया जाता है। तो आप इसमें देखोगे ये अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोग अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज से बिलोंग करने वाले किस चैनल को कितनी देर तक देख रहे हैं पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, मान लो शाम का शो आ रहा है, कोई शाम का टाइम 8 से 10 का, ठीक है, रात के टाइम का शो, तो इस टाइम पे कौन सा चैनल कितनी देर तक लोगों के द्वारा दिखाई दे रहा है, और उसमें भी वो देखेंगे कि कितनी देर, तो देर इसमें कंसिडर की जाती है, 1 मिनट तक कितने जने देख रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और इसको इवैल्यूएट करने के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? उसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये एक कंपनी है जिसको 2010 में बनाया गया था, और इसकी ऑनरशिप जो है वो जॉइंटली ऑन्ड है ये, जिसमें एडवर्टाइजर्स भी हैं, एड एजेंसीज भी हैं, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज भी हैं, और इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें भी हैं। इसमें इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की मेंबरशिप भी है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब मल्टी मेंबर एजेंसी ये एक काउंसिल है। आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में ये नोटिफाइड है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 2014 में 10 जनवरी को पॉलिसी गाइडलाइंस दे दी थी टीवी रेटिंग एजेंसीज के लिए, TRAs के लिए, और उन्हीं गाइडलाइंस के अंडर में बार्क को 2015 में रजिस्टर कर लिया गया था, और वही बार्क जो है ये TRP डिक्लेयर करता है। तो मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको PDF में मिल जाएगी, PDF आप डाउनलोड कर लेना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब हम आ गए हैं वर्ल्ड पेज पे सीधा, जिसमें हम बात कर रहे हैं ईरान अगर एनरिचमेंट कंटिन्यू करता है तो ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डील में एक हर्डल का काम कर सकता है। ये चीज़ किसने बोली है? यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात बोली है। देखो नाम क्या है इनका पॉलिसी चीफ है, इनका नाम है जोसेफ बोरेल, ठीक है। तो 20% एनरिचमेंट के बारे में न्यूज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और जो एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर डील है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो 2015 में, ठीक है, जब न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को रोकने के लिए ईरान को बोल दिया गया था कि अगर आप रोकोगे तो आपको इंटरनेशनली बहुत कुछ फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। बट जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप बन के आते हैं प्रेसिडेंट, और उन्होंने ये कहा कि हम ईरान के साथ में कोई डील साइंड डील को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम निकल जाएंगे। तो ऐसे करके 2018-19 में आते आते वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं ईरान भी बहुत नाराज़ हो गया, सैंक्शंस लगने लग गई यूएसए की वजह से। देखो यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, ठीक है। तो इस वजह से यूएसए के बाहर निकलते हैं ईरान ने भी फिर ये सोच लिया कि चलो ठीक है, अब यूएसए ही नहीं है तो फिर हम भी हमारी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसको और इंक्रीज़ करें। देखोगे इस एग्रीमेंट का नाम जो कि 2015 में साइन हुआ था, इसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जैकपोआ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को निकाल लिया था 2018 से डील में से। तो ईरान ने भी ये सोचा कि हमारी इकोनॉमी के हाल तो ख़राब है, मॉरिबंड का मतलब बड़ी जर्जर हालत में उनकी इकोनॉमी है। तो ईरान ने भी फिर अपनी खुद की इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर जो सैंक्शंस भी लग गए थे यूएसए की वजह से, तो बोला फिर ठीक है, जब सैंक्शन लग ही गए हैं तो फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट शुरू कर देते हैं। आप देखोगे
ये जो जैकपोआ थी इसमें P5+1, P5 का मतलब है परमानेंट 5 ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो हमने कल आर्टिकल डिस्कस किए थे, जिनमें चाइना, फ्रांस, रशिया और यूके और एक यूएसए था ही, प्लस में 1 जर्मनी, इसके साथ में ईरान के साथ में ये न्यूक्लियर डील साइन हुई थी जिसमें यूएसए बाहर निकल गया था। बट ये कंट्रीज तो कहीं ना कहीं असिस्ट करने के लिए तैयार थे ही ना ईरान को, बट ईरान ने इनकी विश्वास को भी कहीं ना कहीं खोया है और इसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं ये नाराज़गी यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी तरफ से जाहिर की है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। यहां पर मैं आपको कुछ चीज़ें बोलूंगा जिनके बारे में आपको पढ़ना है। एक तो देखो आईआईपी क्या होता है इसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके बारे में देखना है, कौन इसको इशू करता है, क्या इसका बेस ईयर है, ये डिटेल आप जरूर ढूंढोगे। इसके अलावा अगर देखें तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की इनकी बात कर रहे हैं, माइनिंग आउटपुट की, ये जो कुछ भी है डेटा, ये किसने रिलीज किया? एनएसओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, उसके द्वारा ये डिक्लेयर हुआ है। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि एक तो ये कि रिटेल इन्फ्लेशन है ना वो कहीं ना कहीं कम हुई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो टारगेट दिया हुआ था ना कि 2 से 6% का, 4 ± 2% का, तो उस बैंड में ये कहीं ना कहीं आए। तो रिलैक्सेशन का कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख सकते हैं वो ये कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो कोर इन्फ्लेशन में एक्सक्लूड कर दिया जाता है फूड एंड फ्यूल को, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में ये इंक्लूडेड होते हैं। क्योंकि होता क्या है हेडलाइन इन्फ्लेशन में, ये फ्यूल एंड फूड है ना, इनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से कोर इन्फ्लेशन अलग से कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, सीपीआई की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल पढ़नी है अच्छे से। अगर रमेश सिंह है तो ठीक, श्रीराम आईएएस के नोट्स हैं तो उससे पढ़ो, कैसे भी करके सीपीआई के बारे में पूरा डिटेल देखनी है आज आपको। ठीक है, तो इस आर्टिकल से यही मेन एक्सर्प्ट्स थे। बाकी हम चलते हैं इस स्पेक्ट्रम वाले पे। तो स्पेक्ट्रम वाले में देखो 3 चीज़ों की डिमांड की जा रही है। ये जो मेन 3 लीडर है ना, 3 जो मेन है, ये जियो, भारती एयरटेल की 5G स्पेक्ट्रम के लिए भाई कुछ गाइडलाइन तो फिक्स करो। तो इनकी 3 रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है। एक तो ये कि इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो और 5G के लिए क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी, वो क्लियर कर दो। एक ये कि जो अदर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है उनका अलोकेशन का क्या मेथड रहेगा वो बता दो। और तीसरा ये कि इंडस्ट्रीज जो है वो ये कह रही है कि 10 साल तक तो कम से कम कुछ पॉसिबिलिटी फिक्स करके चलो। ये 3 चीज़ों की उनकी डिमांड है जो कि हमारे इतनी ज़्यादा काम की नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि हमें एक फ्लो को समझना ज़रूरी होता है। जैसा कि हमें पता है 4G स्पेक्ट्रम को तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से ऑक्शन के लिए डाल दिया है, जो कि आप देखोगे मार्च 1 से ऑक्शन उसके शुरू हो जाएंगे और लगभग टारगेट कितना है, 3.92 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करने का टारगेट है। बट इसका चांस थोड़ा कम ही लग रहा है। वजह क्या है इसकी वजह है कोविड-19 लॉकडाउन और सही में इकोनॉमिकल क्राइसिस, प्राइवेट का क्राउड आउट होना, इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है। अब चलते हैं सीधा, हम लेबर कोड की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो आई होप आपका ये हमारा डिस्कशन ओवर हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।